नमस्कार और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। इस वीक हम करेंगे करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक, और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले एक हफ्ते में। और हम यहाँ पे आज जो कई सारे टॉपिक्स हैं उन पे मेंस के आंसर्स ऐसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील का थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, इंडिया के नेबरहुड में हमारे रिलेशंस कैसे हैं उस पर एक जनरल असेसमेंट चल रहा है, एक इवैल्यूएशन चल रहा है। सब जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, और हम उसका एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं हमारे नेबर्स के साथ। उसके बाद हम इंटरफेस जानने की कोशिश करेंगे क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है, कि हम क्लाइमेट चेंज के जो सॉल्यूशंस होंगे वो ग्लोबल लेवल पे होंगे, है ना, यानी कि उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होंगे, आज हम उस इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इट्स अ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, कहते रहते हैं कि ये आ सकता है क्वेश्चन। चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस लगातार खराब होते जा रहा है, बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑलमोस्ट बॉलीवुड सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में, और हम समझेंगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, और फिर एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक है इंडिया वियतनाम रिलेशंस, जो कि बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मौका देती हैं कि हम इंडिया वियतनाम रिलेशंस को समझ सकें, और हमें वो मौका इस हफ्ते मिल गया है। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील के साथ। ये हैं हमारे ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम एक फैसिलिटी है ईरान में नातांज करके, वहाँ पर इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑलराइट, सो सीन क्या है। ऑलराइट, मैं आपको थोड़ा सा जियो स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ है क्योंकि टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एक मोहसिन फखरीजादे, जिनका असैसिनेशन हुआ है। ठीक है, लाइक वेरी साइफाई, वेरी स्पाई थ्रिलर नॉवल की स्टोरी एस्क सीन में उनका असैसिनेशन हुआ एक AI इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इनेबल्ड, इंटेलिजेंस इनेबल्ड मशीन गन के थ्रू। राइट, इट वाज अ सैटेलाइट कंट्रोल्ड मशीन गन, ईरानियन मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से हम जाएं तो। और उसी टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इंटरव्यू आया है जिसमें जो बाइडन हिंट करे, और ये बहुत अवेटेड इंटरव्यू था, सब जानना चाहते थे कि जो बाइडन ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में क्या कहेंगे, और उन्होंने फाइनली ये कहा कि शायद कुछ और नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए, कुछ नई कंडीशन सेट की जानी चाहिए फॉर यूनाइटेड स्टेट्स री एंट्री इनटू द JCPOA। अब हम जानते हैं ईरान ये डील है क्या, और पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड नोटिस करते हैं। पीछे मत देखिएगा, अभी बस ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बेडरॉक है इंटरनेशनल न्यूक्लियर गवर्नेंस का। ठीक है, वो ये कहता है एसेंशियली कि देश जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का जो राइट है उसको गिव अप कर देंगे इन एक्सचेंज फॉर लेजिटिमेट न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो वो यूरेनियम लेंगे और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी करेंगे, और इन एक्सचेंज वो बॉम्ब नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी प्रेमिस है NPT की। ईरान एक्चुअली आइडियल स्टेट था, बिकॉज उस टाइम पे भी जब इन्होंने NPT साइन की थी, एक्चुअली वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस टू साइन अप ऑन NPT ईरान। ठीक है, जब उन्होंने डील साइन की तब भी उनके रीजनल डिफरेंसेस थे, तब भी उनके रीजन में दुश्मन थे, और दुश्मन रहते हुए भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना जो राइट है न्यूक्लियर वेपन्स को वो गिव अप करेंगे और वो NPT साइन करेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर बहुत लंबे समय तक कोई बड़ा इशू नहीं आया था इस इशू पे, कोई बहुत खलबली सी नहीं मची थी कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेगा या नहीं करेगा। 2000s में क्या हुआ, 2000s में, अर्ली 2000s में एकदम से कुछ रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई कि ईरान ने शायद क्लैंडस्टाइन तरीके से अपना यूरेनियम एनरिच किया है। ठीक है, यूरेनियम को वेपन्स ग्रेड यूरेनियम तक ले जाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और उस टाइम पे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डायरेक्टर थे विद इन द रेल्म ऑफ NPT, यानी कि NPT के अंदर अंदर रहते हुए जो उस समय ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के डायरेक्टर थे, वो थे मोहसिन फखरीजादे। ठीक है, जिस न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अभी अभी असैसिनेशन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पे हमला कर दिया। राइट, इन्वेजन ऑफ इराक हुआ 2004 में, और फिर नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन कुछ देशों ने कहा कि कैसे हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स बिना किसी वजह, बिना किसी रीजन, बिना किसी जस्टिफिकेशन के
एकदम से किसी देश में घुस गया और उस देश के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर दिया, उस देश के जो एक्स प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उनको पब्लिकली हैंग कर दिया। ऐसा क्या नहीं था इराक के पास कि वो अपनी रक्षा कर पाया, राइट? और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं था उनके पास, सिक्योरिटी नहीं थी न्यूक्लियर, ठीक है? इसलिए नॉर्थ कोरिया में भी एक जबरदस्त थ्रस्ट आया कि हमको भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, वरना कभी भी रेजिम चेंज हो सकता है। और वैसे ही ईरान में भी एक जबरदस्त थ्रस्ट आया कि हमको भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, यानी उनका भी रेजिम चेंज हो सकता है, ठीक है? और इसी चक्कर में फिर ईरान पूरी दुनिया में थोड़ा सा बदनाम हो गया कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में काम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे अब्दुल कादिर खान, जब उनका एक नेक्सस, न्यूक्लियर नेक्सस पता चला कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो खुद चाइना से ले हुए थे वो स्मगल कर रहे थे इधर उधर, तो नाम आता है नॉर्थ कोरिया और ईरान का कि किसी तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब में की जो इंफॉर्मेशन थी, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी, वो कहीं ना कहीं ईरान के पास भी ट्रांसफर हुई थी, ठीक है? और तब से यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ ईविल बोलना शुरू कर दिया, ठीक है? वहां से ईरान मलाइन होना शुरू हो गया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है? तो ये जो मलाइन जो सिलसिला था, ये कुछ हद तक 2015 में रुका था। 2015 में JCPOA साइन हुई थी, बराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट और यूरोप के कुछ बड़े पावरफुल देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ठीक है? P5 प्लस जर्मनी, क्योंकि जर्मनी P5 पे नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, P5 प्लस जर्मनी एंड ईरान, इनकी एक डील हुई थी। एक बेसिकली 156 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसके टाइटल पे लिखा हुआ है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसलिए इसे JCPOA बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये ईरान न्यूक्लियर डील है। ये कुछ देश आए, टेबल पे बैठे, उन्होंने कहा कि आज से हम ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, और एक डील है, ठीक है? तो हम इस डील को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो डील थी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 द्वारा इंडोर्स की गई थी, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि ये डील हमको मंजूर है और ये डील को हम सपोर्ट देते हैं अपना, ठीक है? और इसी डील को, क्योंकि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट से लेना देना है ना, तो इसी डील को इन्फोर्स, यानी कि इस डील को इन्फोर्स नहीं तो कुछ हद तक चेक्स और बैलेंसेस इस डील में कौन लाएगा? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम था कि वो लगातार जाके ईरान में इंस्पेक्शंस करें और ये सुनिश्चित करें कि ईरान अपनी जो कंडीशंस हैं, जो डील की कंडीशंस हैं, उनसे मुकर ना जाए, चीटिंग ना करे उन कंडीशंस में, ऑलराइट? फिर क्या हुआ? 2015 में डील तो हो गई, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आया, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह डील ठीक नहीं है। इनफैक्ट कैंपेन टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को इतनी कोई दिक्कत नहीं थी डील के साथ, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में आए वैसे ही एक बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने सीधा कह दिया कि ये डील से मैं बाहर निकलूंगा। और जबकि यूरोप उस टाइम पे डील के अंदर है, ठीक है? रशिया डील के अंदर है, चाइना डील का पार्ट है, बस डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेंगे, ठीक है? और उस विड्रॉल के बाद, क्योंकि ईरान बेसिकली हुआ क्या था कि जो सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे उस डील से पहले, वो सैंक्शंस दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए 2018 में। और इन सैंक्शंस के लगने के बाद हुआ क्या कि ईरान को इकोनॉमिक हीट फील हुई, ठीक है? वहाँ पे दवाइयाँ महंगी बिक रही हैं, वहाँ पे बेसिक गुड्स नहीं आ रहे हैं टाइम पे, ठीक है? तो ईरान ने यूरोप को प्रेशर किया कि देखिए आप हमको सैंक्शन से रिलीफ दिलवाइए। उन्होंने उस रिलीफ के लिए एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जिसे बोलते हैं इंस्टेक्स। वो मैकेनिज्म बेसिकली डॉलर पेमेंट्स अवॉइड करने का मैकेनिज्म था। वो मैकेनिज्म भी अभी तक फ्रूएशन में नहीं आया, अभी तक बना दिया है वो मैकेनिज्म, लेकिन अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि कई सारी यूरोपियन कंपनियां ही मना कर रही हैं कि हम उस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हुआ क्या कि ईरान ने कहा कि अब हम धीरे धीरे करके न्यूक्लियर डील के अंदर की जो कंडीशंस हैं उनको ब्रीच करना शुरू करेंगे, ठीक है? उन्होंने कहा अब हम न्यूक्लियर फ्यूल एनरिच करना शुरू करेंगे, हम डील की कंडीशंस वायलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है? और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या कि वो क्यों पुल आउट किया है उन्होंने? एक तो उनको सबसे पहले उनके जो पुराने प्रेसिडेंट थे ओबामा, उनकी लेगेसी को खत्म करना था, ठीक है? ओबामा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने ईरान को एक रिस्पॉन्सिबल देश के रूप में इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस बुला लिया, और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात, उनके लिए लेगेसी इशू था कि इस चीज़ से लोग मुझे याद रखेंगे, ठीक है? और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो उनकी लेगेसी थ्रैश करने के लिए कहा कि ये कोई अच्छी डील नहीं थी, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पिवट किया टू नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो
ईरान और इजराइल की जियोपॉलिटिकल राइवलरी बहुत पुराने टाइम से चल रही है, ठीक है। और जो नेतन्याहू हैं उन्होंने वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे एलाय बन गए, और फिर उन्होंने पिवट टू नेतन्याहू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा उठाया पैर ईरान से और इसराइल पे रख दिया और कहा कि अब मैं इसराइल के साथ हूँ, और उन्होंने ये डील थ्रैश की इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान के कई सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेरेंस था। सीरिया में ईरान बड़ा प्लेयर है, इराक में ईरान से बड़ा प्लेयर है, येमेन जहां पे एक सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन सऊदी बैक्ड फैक्शन एंड ईरान बैक्ड फैक्शन, वहां पर शिया वर्सेस सुन्नी फाइट में ईरान बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो जो वेस्ट एशिया है, जो पूरा एरिया है, यहाँ पे शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, ठीक है। जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी जो एलिमेंट्स है उनको बैक करता है, और ईरान जो है वो शिया एलिमेंट्स को बैक करता है, ठीक है। तो ईरान का ये जो इतना बड़ा जियोग्राफिक स्प्रेड है, ठीक है, इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत कम है ईरान का, यानी कि पैसे बहुत कम है ईरान के, लेकिन वो हर जगह किसी ना किसी तरह से लड़ाई में, वॉर में इन्वॉल्व हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक तो हम इससे तंग आ चुके हैं, हम नहीं चाहते कि ईरान जो है वो हर जगह इन्वॉल्व होता रहे, आपको उस बड़ी डील में ये जो ईरान की इन्वॉल्वमेंट है इसको भी पार्ट बनाना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आर्गुमेंट ये था कि जब 2015 में डील हुई और सैंक्शंस हटा दिए गए, तो उसके पास जो ईरान के पास नया पैसा आया, उस नए पैसे से ईरान ने क्या किया? उस नए पैसे से ईरान ने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था सीरिया में, इराक में और येमेन में, और जो अटैक्स थे सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो बढ़ा दिए, ठीक है। तो हमें इस डील में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ईरान के इन्वॉल्वमेंट इन इट्स नेबरहुड को भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डील ठीक है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कि जियोपॉलिटिक्स क्या थी इसके अराउंड, और अब डील एग्जैक्टली क्या थी, ठीक है। डील के 5 कंपोनेंट्स है बेसिकली, ठीक है। स्टॉकपाइल यानी कि कितना यूरेनियम रख सकता है ईरान, एनरिचमेंट यानी कि कितना एनरिच कर सकता है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम 235 को ना जमीन से निकाला जाता है, और फिर कुछ डिवाइसेस होती है जिनको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजेस, उनमें ना यूरेनियम को घुमाया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है लगातार एट वेरी हाई स्पीड्स। उससे क्या होता है कि यूरेनियम एनरिच होते जाता है, ठीक है, प्योर होते जाता है, ठीक है। तो जनरली अब इस डील के अंदर हमने क्या रखा है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो 3.67% ही एनरिच होगा, यानी कि इतना ही एनरिच होगा जितने से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। 3 से 5% का जो एनरिच यूरेनियम होता है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। 3.67% रिसर्च ग्रेड यूरेनियम होता है 20%, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है ईरान के ऊपर, ठीक है। रिसर्च के लिए जो यूरेनियम चाहिए होता है वो 20% एनरिच्ड होता है, और जो वेपन्स ग्रेड होता है वो 90% से ऊपर होता है, यानी कि हमने ईरान को वहीं पर रोक दिया 3.67% पे। और हमने कहा कि ये जो 3.67% यूरेनियम है एनरिच्ड, ये भी आप केवल 300 kg रख सकते हैं 2031 तक, केवल 300 kg, यानी कि बहुत कम रोक दिया, ठीक है। उनके हमने बता दिया कि जो आपके सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो डिवाइसेस हैं जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल को घुमाया जाता है, वो आप केवल 5000 रख सकते हैं, 20000 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और फिर सम ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शंस, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट की समरी पढ़ते हैं, जब आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या किस लेवल के इंस्पेक्शंस होंगे, तो सबसे बड़ा चैप्टर इंस्पेक्शंस का है, ठीक है। और वो इतने रिजिड है कि IAEA किसी भी टाइम पर आ सकती है, चेक कर सकती है, किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में जा सकती है। इतने रिजिड इंस्पेक्शन रूटीन है कि हो ही नहीं सकता है कि ईरान चीट कर पाए। और अगर ईरान ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है, ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ईरान के इतने ऊपर इतने खतरनाक सैंक्शंस लगाए गए थे, इन्हें बोलते क्रिपलिंग सैंक्शंस, कि ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल क्रिपल कर दिया गया था सैंक्शंस के थ्रू, ठीक है। और डील का पार्ट था कि अगर ईरान ये मान लेता है तो हम ये सैंक्शंस हटा देंगे, ठीक है। दीज 5 कंपोनेंट्स ऑफ द JCPOA आर इंपॉर्टेंट एंड आई विल टेल यू इन अ व्हाइल व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स का ये इंटरव्यू आया 2 दिसंबर के आसपास, तो सब जानना चाहते थे कि अब क्या अमेरिका 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के बाहर निकलने के बाद, क्या अब जब जो बाइडेन 8 दिसंबर को शपथ लेंगे और नए प्रेसिडेंट बनेंगे, तो क्या अमेरिका वापस ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? और अब कहानी में ट्विस्ट आया है, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पॉसिबल, जो कई लोगों को एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए फिर भी वो ट्विस्ट ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा
कि he will rejoin the nuclear deal and lift sanctions if Tehran, which is a metonym for Iran, if Tehran returns to strict compliance with the nuclear deal. मतलब ईरान तो कंप्लाई कर ही रहा है ना। ईरान एक्चुअली कंप्लायंस से बाहर आ गया था, मैंने आपको बताया था कब, उसने बीच में कहा था कि हम जो है हम धीरे धीरे सैंक्शंस को डिफाई करना शुरू करेंगे, हम थोड़ा सा और एनरिच करेंगे, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, तो शायद जो बाइडेन कह रहे हैं कि वो जो एनरिचमेंट है वो भी बंद करो, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस में रहो न्यूक्लियर डील की। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ईरान प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल दैट कुड बी यूज्ड टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि हम फिसाइल मटेरियल यानी कि एनरिचमेंट की ही बात कर रहे हैं, है ना। जो एनरिचमेंट वाला पार्ट था ना, उसी की बात कर रहे हैं जो बाइडेन, कि एनरिच नहीं करेगा ईरान। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। ही सेड ईरान वुड आल्सो हैव टू एड्रेस इट्स मलाइन, ऑलराइट, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इट्स मलाइन रीजनल एक्टिविटीज थ्रू इट्स प्रॉक्सीज इन लेबनान, इराक, सीरिया एंड येमेन। कि वो जो ईरान के वो जो डोनाल्ड ट्रंप का आर्ग्यूमेंट था ना कि ईरान को बोलो कि आसपास में जो इन्होंने ये जो गन मचा रखा है, हर जगह लड़ते रहते हैं, उसको भी बंद करे, वही जो बाइडेन का आर्ग्यूमेंट है कि वो भी अब डील का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, जो बाइडेन ने फाइनली एक बड़ी ही पेडेस्ट्रियन सी भाषा में कह दिया कि एंड द लास्ट गॉड डैम थिंग वी नीड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ बिल्डअप ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए, क्योंकि फिर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा तो फिर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा, और पूरे रीजन में एक एक करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स फैल जाएंगे। ठीक है, इसलिए ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब से दूर रहना बहुत जरूरी है। इस इंटरव्यू ने, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग बना दिया इस डील को कि अब ये डील वापस बनेगी भी या नहीं बनेगी। क्योंकि अगर ईरान मतलब मान लेता है इस नई मतलब जो कंडीशंस जो ऐसा लग रहा है कि इंपोज की जाएंगी, तो फिर एक नई ही डील बन जाएंगी। ईरान ने क्या कहा कि यूएस जो है वो यूएनएससी रेजोल्यूशन के वायलेशन में है। मैंने आपको बताया था ना कि यूएनएससी रेजोल्यूशन के थ्रू एंडोर्स किया गया था उस डील को। तो जो उनके जावेद जरीफ जो कि फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ईरान तो कंप्लायंट है डील के, यूनाइटेड स्टेट्स वायलेशन में है यूएनएससी रेजोल्यूशन के। ठीक है, कि यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी पहली खुद की कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए, ईरान को बाद में बताना चाहिए। तो थोड़ा सा फ्रिक्शन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि डील बनेगी नहीं बनेगी, है ना। और उसी टाइम पे असैसिनेशन हो जाता है मोहसेन फखरीजादे का। ठीक है, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे पाकिस्तान में अब्दुल कादिर खान थे। 2003 के आसपास ये जो प्रेसिडेंट थे, जब ईरान जो मतलब चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे एटॉमिक प्रोग्राम के, जब ईरान अपनी एनपीटी के अंदर कंडीशंस को वायलेट करना शुरू किया था। हमें कैसे पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस के यूएनएससी ने एक्चुअली यूएस के कई सारे जो सैंक्शंस हैं उनमें नाम आता है इनका। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ईरान ने एक्चुअली इनके असैसिनेशन पे ये कहा कि ऑल्दो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ग्रेट, ये इररिप्लेसेबल नहीं है, हमारे पास नए साइंटिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब फखरीजादे की किलिंग के बाद ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार नया प्रेसिडेंट बन जाने दो। ये ना इजराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान को थोड़ा सा तंग करते हैं, और ईरान कुछ करेगा, कुछ हमला उमला करेगा कहीं, और फिर हमला करेगा तो फिर क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और फिर डील कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि इजराइल तो चाहता ही है ना कि डील ना हो। तो ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं ठीक है, हम एक बार रुक जाओ, नए प्रेसिडेंट को आ जाने दो, क्योंकि अभी ये इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप ना कोशिश करेंगे ईरान को भड़काने की। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट तो कह रहे हैं, वहाँ की जो पार्लियामेंट है ईरान की, उन्होंने कहा बस हम तंग आ चुके हैं। ऐसे थोड़ी ना यार अब किसी के भी चीफ साइंटिस्ट को मार दोगे, है ना। साइंटिस्ट का असैसिनेशन थोड़ी ना बनता है। अभी थोड़े टाइम पहले इस साल शुरुआत हुई थी, इस साल की शुरुआत हुई थी कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन के साथ, जो कि ईरान में बहुत बड़े जनरल हैं, है ना, जिन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ रेवोल्यूशनरी मतलब काफ़ी अच्छा काम किया था। तो आपने साल की शुरुआत की थी आपने कासिम सुलेमानी को मारकर, और साल का ख़त्म कर रहे हैं आप क्या बोलते हैं मोहसेन फखरीजादे को मारकर। ये कोई बात थोड़ी ना बनी। तो पार्लियामेंट ने कहा नया कानून आ रहा है। नया कानून क्या कहता है, टाइमलाइन आएगी कि सरकार को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्ट्रेंथन करना है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्ट्रेंथन करना है, टाइमलाइन है। ठीक है, और जो कुछ फैसिलिटीज है जैसे नातांज और फोर्दो, वहां पे हम यूएन इंस्पेक्टर्स को नहीं जाने देंगे। एक तो एनरिच करो, टाइमलाइन है कि इस टाइम तक एनरिच करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाओ,
और नातान्ज और फोर्दो में हम जाने ही नहीं देंगे इंस्पेक्टर्स को, ठीक है। ये मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर है नातान्ज, ये ईरान है, और यहाँ पर है फोर्दो। ये जो पार्चीन है यहाँ पे जो ब्लू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट है जो कि तेहरान के पास ही है, ठीक है। इनफैक्ट पार्चीन पे ना हमेशा ऐसे साया सा मंडराता रहता है कि यहाँ पर कभी अटैक हो जाएगा, ठीक है। ये आराक एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पता होनी चाहिए। नातान्ज और फोर्दो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कोस्ट पे नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल दैट यू शुड नो, ऑलराइट। ये नातान्ज और फोर्दो इंटीरियर में है, ठीक है, ऑलराइट। लेट्स मूव ऑन। लेकिन पार्लियामेंट तो कह रही है ईरान की कि एक कानून बनाओ और वायलेट करो ये एग्रीमेंट, या हमारे लोगों को मार रहे हैं। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा मत करो, यानी कि पब्लिक ऑपोजिशन दे रहे हो, बिल ठीक नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि उनकी पार्लियामेंट थोड़ा सा अलग रास्ते पे चलती है, उनके प्रेसिडेंट थोड़ा सा अलग रास्ते पे चलते हैं। उसके बाद फिर एक ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है, और उसके बाद स्पीकर का अलग से पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट वहाँ के बिल, संसद के बिल को पास नहीं करेंगे तो होगा क्या, तो वो ईरान के तो वहाँ के स्पीकर साइन कर देंगे बिल को। स्पीकर साइन करेंगे तो वो रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास जाएगा, रेवोल्यूशनरी गार्ड साइन करेगा तो फिर वहाँ के आयतुल्लाह खोमेनी साइन करके उसको लॉ बना देंगे, ठीक है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिकली कह रहे हैं कि नहीं ये बनता नहीं है, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो वेटिंग चल रही है। अब हम बस स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है डील में, है ना। तो फॉरेन अफेयर्स एक मैगजीन, उसमें कुछ आर्टिकल्स आए हैं और वो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि बाइडन अगर डिप्लोमेटिक टॉक्स ओपन करते हैं ईरान के साथ जल्द से जल्द, तो शायद डील वापस आ सकती है। लेकिन अगर वो और कंसेशन सीख करते हैं ईरान से, अगर वो कहते हैं कि पहले ईरान को ये करना चाहिए, उसके बाद ईरान को ये करना चाहिए, तभी हम डील में जाएंगे, तो फिर शायद से मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर इजराइल बोल्डन हो जाएगा, इजराइल स्ट्रांग हो जाएगा। इजराइल कहेगा हाँ उनको बोलो कि पड़ोस में ये मतलब लड़ाई झगड़े बंद करें, है ना। ये रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका के अंदर खुद ही बोलेगी कि इनको बोलो लड़ाई झगड़े बंद करें, है ना। तो वैसे हो जाएगा। और जो रीजनल प्लेयर्स यानी कि इजराइल, सऊदी अरेबिया, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 2018 यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान से 15 नंबर का, यानी कि काफी कुछ लिखना था आपको इसमें, ठीक है। इन व्हाट वेज वुड द ऑनगोइंग यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया? हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन? ये उस टाइम की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं बाहर निकल रहा हूं इस डील से, ईरान जो है वो इस डील के लायक नहीं है, ठीक है, ईविल नेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा था वर्ल्ड्स नंबर 1 टेररिस्ट नेशन, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि अगर, चलिए तो उस टाइम का क्वेश्चन है, हमको हमेशा पता होना चाहिए कि ईरान और इंडिया के रिलेशंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको क्या लिखना है, ठीक है। ये उस टाइम, और इनफैक्ट ऐसे ही ईरान के साथ रिलेशंस में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है, ऑलराइट। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट क्या है ईरान के साथ? एनर्जी। हमारा तेल आता है ईरान से और हमको बहुत ज़रूरी है वो। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया की लोकल रिफाइनरीज हैं वो कस्टम बिल्ट हैं, वो बनाई ही ईरान के तेल के लिए गई थी। और जब हम कहीं और से यानी कि इराक वगैरह से तेल लाते हैं तो हमारे रिफाइनरीज में हमको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जो हमको पसंद नहीं आती, क्योंकि हमको कॉस्ट लगती है, ठीक है। इनफैक्ट सैंक्शंस के अंडर 2018 के सैंक्शंस के बाद 2019 के मिडिल में यानी कि जून जुलाई के आसपास हमने हॉल्ट कर दी थी, ठीक है। हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। और अभी 4-5 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान से, जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनसे पूछा गया कि क्या अब ये जो हमें लग रहा है कि वापस डील आ जाएगी, किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि डील वापस हो जाएगी, तो क्या वो ईरान का तेल खरीदेंगे? उन्होंने कहा हाँ हम चाहते हैं कि हम ईरान का तेल खरीदें, क्योंकि ईरान का तेल जो है वो हमारे लिए चीपेस्ट पड़ता है, और हम जनरली चाहेंगे कि हम अपने सोर्सेज ऑफ ऑयल डाइवर्सिफाई करें। तो यानी कि हम चाहते हैं ईरान का ऑयल, ठीक है। और दूसरा जो बड़ा एस्पेक्ट है वो है स्ट्रेटेजिक, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इराक, अफगानिस्तान में एंट्री लें, ठीक है। पाकिस्तान हमको अलाउ नहीं करता है हमारे गुड्स भेजना, तो हमारा चाबहार पोर्ट है ईरान में, उसके थ्रू हम देलारांज हाईवे के थ्रू अफगानिस्तान में एंट्री, मतलब वहाँ पे अपना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, और हम वहीं से हमारा लिंक बैठता है सेंट्रल एशिया,
है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जब डोनाल्ड ट्रम्प ने सैंक्शंस लगाए थे तो हुआ क्या था कि वो जो इक्विपमेंट चाहिए था हमें चाबहार एयरपोर्ट पे काम करने के लिए, वो इक्विपमेंट ना ही ईरान बनाता है ना ही इंडिया बनाता है, वो बनाते हैं जापानीज, साउथ कोरियन और कुछ चाइनीज फर्म्स, जो हमको वो इक्विपमेंट दे नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। और चाबहार वो जो पोर्ट है उसका काम इसी वजह से ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर एक चाइना ईरान डील हुई है। भाई चाइना हमारा मतलब स्ट्रेटेजिक राइवल है रीजन में, और वो ईरान के घर जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कि हाँ जाओ हम एक डील करते हैं। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की डील है, काफ़ी बड़ी डील है, ठीक है, काफ़ी मतलब क्लोज हो गए हैं ईरान और चाइना। और हमको नर्वस फील होता है, यूएस को भी नर्वस फील होना चाहिए कि कैसे चाइना जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक राइवल है उसने ईरान में इतने इनरोड्स बना लिए हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये जो चाइना ईरान की डील है ये बहुत बड़ा प्रोपेलेंट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि वो ईरान को वापस एक डील कर ले ईरान के साथ और चाइना से दूर खींचे ईरान को। और अब हम अगला टॉपिक करेंगे, लेट्स मूव ऑन। अब एक बड़ा ही जनरल असेसमेंट चल रहा है, ठीक है, कि इंडिया और नेबरहुड में चल क्या रहा है, कि हमारे रिलेशंस पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार के साथ कैसे हैं। पड़ोस है ना हमारा, पड़ोस हमेशा मैटर करता है, राइट। और एक जनरल असेसमेंट चल रहा है, यानी कि कंट्री स्पेसिफिक असेसमेंट नहीं कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस कैसे, हम बस जानना चाहते हैं कि हमारा अपने ही इलाके में माहौल कैसा है, ठीक है। और ये असेसमेंट आया कहाँ से है? ये असेसमेंट आया है हमारी स्ट्रेटेजिक राइवलरी विद चाइना के साथ, ठीक है, क्योंकि चाइना ने इनरोड्स बना लिए इन देशों में, इन देशों के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप हो गए हैं चाइना के। तो अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। इसलिए अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया था। अजीत डोवल गए थे श्रीलंका, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए थे नेपाल, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर गए थे सेशल्स और वेस्ट एशिया में, यानी कि नेबरहुड में देखने गए थे कि क्या चल रहा है हमारे हमारे रिलेशंस विद दोज कंट्रीज वी चाइना कैसे हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है एंड लेट्स कैप्चर अ स्नैपशॉट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, ऑलराइट। तो मैंने आपको बताया इस वजह से न्यूज़ में है, ठीक है। अब जनरल विजडम ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं साउथ एशिया के देशों के साथ वो थोड़े से स्ट्रेन में हैं, थोड़े से खराब हो रखे हैं रिश्ते, ठीक है। और न्यू दिल्ली जो है, यानी कि अगेन मेटोनिम फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपने ट्रेडिशनल एडवर्सरी पाकिस्तान से तो आ ही रही, ट्रेडिशनल एडवर्सरी पाकिस्तान से तो आ ही रही है, बट अब नेपाल, बांग्लादेश और शायद श्रीलंका के साथ भी दिक्कत आ रही है हमको, है ना। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इससे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। और जब हमको ये दिक्कतें आ रही हैं उसी टाइम पे हिमालय में हमारी लड़ाई चल रही है किसके साथ? चाइना। एक शोडाउन चल रहा है हमारा, ठीक है। वो वहाँ पर बैठे हुए, हम यहाँ पर बैठे हुए, हम कह रहे हैं हम पीछे नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं वो पीछे नहीं जाएंगे, और वो शोडाउन चल रहा है हमारा चाइना के साथ, ठीक है। शायद मालदीव्स और भूटान ही अब हमारा कुछ पॉजिटिव, एक जो टर्म यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक कंफर्ट, हमारा केवल मालदीव्स में ही है अब, ठीक है। भूटान तो हमारा पुराना एलाय है ही, है ना। तो यानी कि देयर इज अ स्ट्रेन दैट वी नीड टू एड्रेस, ऑलराइट, लेट्स एड्रेस दैट स्ट्रेन, ऑलराइट। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं हमारे साउथ एशिया का, ठीक है। इस नए स्ट्रेन से बहुत पहले से, काफी पहले हमारा जो ट्रेड का सीन है साउथ एशिया का वो पहले से ही खराब है, ऑलराइट, वो पहले से ही खराब है। साउथ एशिया इज वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। साउथ एशिया में बहुत कम ट्रेड कनेक्टिविटी है आपस में, ऑलराइट। इनफैक्ट वो हमें नंबर्स में दिख जाता है, राइट। इंडियाज ट्रेड विद साउथ एशिया रिमेन्ड रफली बिटवीन 1.7% to 3.8% ऑफ इट्स ग्लोबल ट्रेड। दैट्स इट। अगर आपको कंपैरिजन के लिए कुछ और चाहिए तो आप ये देखिए कि ईस्ट एशिया और पैसिफिक में, जहां पर इंट्रा रीजनल ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल ट्रेड रहता है, यानी कि उस रीजन के अंदर जो ट्रेड है वो 50% ऑफ द ट्रेड विद आउटसाइड वर्ल्ड है। सब सहारन अफ्रीका में इंट्रा रीजनल ट्रेड, सब सहारन अफ्रीका में इंट्रा रीजनल ट्रेड 22% है। हमारे देश, हमारे आसपास के देशों के साथ ट्रेड 1.7 to 3.8% है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे गुड्स बाहर जाते हैं और या फिर सर्विसेज बाहर जाती हैं, जब गुड्स और सर्विसेज अंदर आती हैं तो वो उड़ के जा रही हैं हमारे नेबरहुड के ऊपर से, ठीक है। हम पाकिस्तान को अवॉइड कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को अवॉइड कर रहे हैं, हम नेपाल को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत कम ट्रेड है, हम अपने ही पड़ोसियों के साथ लेन देन बहुत कम कर रहे हैं,
ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड है। और इसी पीरियड में 2005 से लेकर 2008-18 तक हमको दिक्कत कहाँ आ रही है? हमको दिक्कत ये आ रही है कि इसी पीरियड में चाइना के एक्सपोर्ट्स हमारे आसपास के रीजन में कितने हो गए? 546% बढ़े हैं, फ्रॉम $8 बिलियन टू $52 बिलियन, है ना? यानी कि कुछ सीन तो है, ठीक है। हमको इस बात से दिक्कत नहीं कि हमारा इंटीग्रेशन कम है, हमको इस बात से दिक्कत है कि एकदम से चाइना आया और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, है ना? तो कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज ही हैं, ऑलराइट। और उसी हिसाब से अब हमको सिक्योरिटी के भी इश्यूज आ रहे हैं। तो पहला पिलर हो गया ट्रेड इन कनेक्टिविटी, और दूसरा सिक्योरिटी के भी इश्यूज है ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना क्या कर रहा है? CPEC ला रहा है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू सीधा हमारे लेफ्ट हैंड, हमारे राइट हैंड के ऊपर खड़ा हो गया और कह रहा है कि हम यहाँ पर हैं, है ना। और उसके बाद फिर इंडिया ने कई सारे देशों के साथ ऑब्जेक्शन किया, और भूटान के सिवाय बाकी सारे देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन गए हैं, ठीक है। यानी कि हमारे सिवाय और भूटान के सिवाय, यानी भूटान ही हमारा पुराना दोस्त है, बाकी सब देशों ने या तो मैरीटाइम रोड या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को होल हार्टेडली अपना लिया, क्योंकि नई चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां से, ठीक है। और जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी है चाइना की, ये हमको कर रही है कि एक तो हमारा ट्रेड पहले से ही कम था, जहां पे चाइना ओवरटेक कर गया, और अब हमारी सिक्योरिटी भी हर्ट हो रही है, ठीक है। चाइना जैसे फॉर एग्जांपल इस मैरीटाइम या फिर BRI के थ्रू चाइना स्ट्रेटेजिक पोर्ट एक्विजिशंस कर रहा है श्रीलंका में, है ना। म्यांमार में पोर्ट एक्विजिशंस हैं, एक सर्कल कर रहा है, इंसर्कलमेंट हो रहा है इंडिया का, है ना। यानी कि हमारी सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो रही है, हमारा ट्रेड तो पहले से था ही खराब, ठीक है। और अब पिछले 2-3 महीने के इल्स क्या है? हम तो एक तो पहले हमारा कार्टोग्राफी वॉर चल रहा है नेपाल के साथ, हमारा पहले से मैप था, नेपाल ने नया मैप छाप के हमारे कुछ एरियाज को अपने एरिया में दिखा दिया, और फिर हम कह रहे नहीं वो आपका एरिया नहीं, हमारा एरिया। भाई हमारा पुराना मतलब पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी 1951 में हो रखी है नेपाल के साथ, उनके साथ ये मुद्दे कर रहे हैं कि ये गांव कहाँ है, तुम्हारा या हमारा है। खिंचतान तो हुई रखी है ना। जब हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाई तो हमको कितना सुनना पड़ा है बांग्लादेश से, यहाँ तक कि वहाँ पे जो मोमीन करके एक फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने लास्ट मिनट में विजिट कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से बांग्लादेश के साथ रिश्ते खिंचे हुए हैं, ठीक है। और जब श्रीलंका में राजपक्सास बेसिकली राजपक्सास जो हैं, जो दोनों भाई हैं, वो हमेशा से ही थोड़ा सा इंडिया के साथ उनका अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। एंटी इंडिया रहे हैं वो, एंटी नेशनल है वो हमारे हिसाब से, ठीक है। और अब वो पावर में हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि उन्होंने थोड़ी सी कंसिलिएटरी टोन इस बार अपना रखी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारा यहीं पे रहना है, ठीक है, और इंडिया के साथ हम कुछ नहीं। बेसिकली हुआ क्या था कि जब भी कोई नया श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो वो सबसे पहला विजिट इंडिया आता है, और वहाँ की मीडिया बोलती है कि वो पूजा करने जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, न्यू दिल्ली। इस बार क्या हुआ, जब नए राजपक्षा इलेक्ट हुए तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए, और उसके बाद से एक कंसिलिएटरी टोन चल रही है, ठीक है। श्रीलंका क्या कर रहा है, इंडिया की कंसर्न्स को भी ध्यान में रख रहा है। लेकिन फिर हमें पता चला कि उनका एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है जो हम जापान के साथ मिलके, श्रीलंका के साथ मिलके बना रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे रख रखा है। वो कह रहे हैं कि हमको पता नहीं, हम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, हम शायद चाइना को ही दे दें प्रोजेक्ट। तो यानी कि सब जगह ही खिंच सा रखा है ना। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे NSA गए हैं श्रीलंका, है ना, और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो गए नेपाल। यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। इनफैक्ट बांग्लादेश ने भी 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो ऑनवॉय है बांग्लादेश में, उनको डिनर पे बुलाया, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो मतलब वो पाकिस्तान को ओवरचर्स दे रहे हैं बांग्लादेश, ठीक है। यानी कि खिंचा तो पड़ा ही है हमारा मामला हमारे नेबरहुड में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी आंसर लिखने को आता है नेबरहुड में, देखिए वैसे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका। लेकिन अगर आपको ओवरऑल लिखना हो, यानी कि या फिर कंट्री स्पेसिफिक में भी कंक्लूजन लिखना हो, तो कुछ नए कंक्लूजन पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। इस कॉन्वर्सेशन से कुछ नए पॉइंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। जो पहले के पॉइंट्स हैं, जो पहले हम स्टैंडर्ड आंसर लिख देते थे, उससे थोड़ा हट के कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। एंड आई वांट यू टू टेक नोट ऑफ दीज पॉइंट्स, राइट। दीज आर अ condensate of whatever that has been going on in the newspapers for the past 1 week or 2 weeks, alright। तो सबसे पहले तो हमको ये recognize करना चाहिए कि हमारा रीजन साउथ एशिया किसी भी और रीजन की तरह नहीं है, तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन नहीं है हम, ठीक है, हम आसियान नहीं है। क्यों?
बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है हमारे एरिया में कि हमारे इंडिया के अंदर रीजन्स हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट टेक इट एज इफ, मतलब हमको इतना जल्दी कंपेयर करके निराश नहीं हो जाना चाहिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और पॉपुलेटेड रीजन है हमारा, ठीक है। और अगर हमारा कॉम्प्लिकेटेड और पॉपुलेटेड रीजन है तो एपिसोडिक इंगेजमेंट्स नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि यार चलो इंडिया का नेपाल के साथ विजिट आ रहे हैं, चलो वहाँ पे कुछ काम करते हैं, ठीक है। एपिसोडिक जो होती है वो एंगेजमेंट नहीं हो सकती है, इवेंट ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि हर समय कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हर साल एक बायलैटरल मीटिंग हो रही है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लेवल्स पर, ठीक है। कल्चरल एंगेजमेंट्स लगातार चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया और के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं तो चलो सारा का सारा काम उसी टाइम पे कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट दैट यू वुड बी लाइक स्मार्ट इनफ टू राइट, ठीक है। उसके बाद जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, 2000 एक्चुअली 1990s से ही बहुत बड़ा प्लान करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, सभी प्राइम मिनिस्टर्स का, कि हमको साउथ एशिया को कनेक्ट करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि साउथ एशिया में रोड्स बने और मतलब आप यहाँ से ढाका ऐसे चले जाएं जैसे पता ही ना चले कि देश चेंज हुआ है ना। तो हम ये बोलते रहते हैं कि बांग्लादेश को बोलो ओपन करें, हम नॉर्थ ईस्ट में जाना है ना। हम चाहते हैं कि म्यांमार जो है वहाँ पे बहुत अच्छे रोड्स बन जाए ताकि हमारा कनेक्शन हो जाए थाईलैंड के साथ। लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि सबसे बड़ा ट्रांजिट हर्डल साउथ एशिया में हम हैं, सबसे बड़े हम बैठे हुए हैं फैल के मैप पे, ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल सुओ मोटो अपने आप हमें कह सकते हैं कि हम सारे कार्गो को, देश भर के पूरे दक्षिण एशिया के कार्गो को नेशनल ट्रीटमेंट देंगे। कौन रोक रहा है हमें यह करने से, है ना। हम दे सकते हैं ना खुद ही उनको नेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि हमको खुद को कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमको ये समझ में आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के साउथ एशिया हम थोड़े लेथार्जी में बैठे हुए थे कि जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, नेपाल जो है वो वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, श्रीलंका भी वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। वो तो चाइना के इंगेजमेंट की वजह से हमें जाग आई है, वरना तो हम वहीं पे बैठे हुए थे, है ना। तो चाइना ने हमें जगाया है कि हमको क्या करना चाहिए साउथ एशिया में। ऑलराइट, सो द टर्म दैट यू गोइंग टू यूज इज चाइना's capacity to deliver in the neighborhood has pushed us to be more effective. If you use this sort of language, it is going to make an impact. Alright, so now another issue that you should expect a question on, especially this time, ठीक है, क्योंकि 2021 में ग्लासगो में कॉप होगी और वहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लाइमेट साइंसेस से ज़्यादा बड़ा इशू वहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रहेगी, ठीक है। तो जो इंटरफेस है क्लाइमेट पॉलिटिक्स का, क्लाइमेट चेंज का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, उस पर हम जल्दी से फोकस करेंगे। GS2 में, IR में प्लीज 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 एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट। ऑलराइट, तो इंडिया की जो क्लाइमेट चेंज की स्टोरी है ना, वो 2 कार्टून्स के हिसाब से समझाई जा सकती है, ठीक है। ये है 2015 का, जब पेरिस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब का न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून, ठीक है। उसमें इंडिया जो है वो ट्रेन के सामने हाथी के रूप में बैठ गया है और कह रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स? वह कह रहा है कि इंडिया एज फॉरवर्ड नहीं है जितना उसको होना चाहिए अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट्स पे, बिकॉज इवन एट दैट टाइम हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे कि हमारे जो डेवलपमेंट के एम्बिशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए विद इन द पेरिस डील। और फिर बाद में हुआ क्या कि हमने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पे सेटल किया कि आप हमें नहीं बताएंगे कि हम क्या कितना एमिट कर सकते हैं, कितना नहीं एमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो सबसे ज़्यादा एमिट किया है अभी तक। आपके ही ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इतना ड्रामा हो रखा है और फिर आप हमें कह रहे हैं कि हमको कम करना चाहिए। हम नहीं कर रहे, हम नेशनली डिटर्मिन करेंगे कि हमको कितना कम करना है ग्रीन हाउस गैसेस और हम उसके हिसाब चलेंगे। और उस डिबेट के टाइम पे जब चल रहा था ये आर्ग्यूमेंट, तब इंडिया ने डील को रोक रखा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यार इस कार्टून के थ्रू दिख जाता है। फिर हमने भी कुछ रिस्पॉन्स सा दिया, ठीक है। सतीश आचार्य का बहुत अच्छा आर्टिकल आया था वेयर डोनाल्ड ट्रंप इज बेसिकली taking a dump in front of the Paris Climate Accord. Why? Because he pulled out of the Paris Climate Accord. डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि जहां से हमको सुनने को मिल रहा था,
ठीक है, उसी देश का राष्ट्रपति उसी पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपको जो समझने की जरूरत है वो ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, आपको आई होप आपको इंडिया की स्टोरी का ब्रॉड आइडिया हो गया हो। ठीक है, लेकिन अब हम इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। लेकिन न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि वो केवल इस हफ्ते की बात नहीं है। ठीक है, सितंबर में, इसी साल सितंबर में शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि वो 2060 तक चाइना को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना वो एमिट करते हैं और जितना बेसिकली वो जीरो नेट एमिशंस हो जाएंगे, हम एमिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा कमिटमेंट है 2060 तक। उसके 2-3 हफ्ते बाद जापान आते हैं और कहते हैं कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, जो बाइडेन ने अपॉइंट किया जॉन कैरी को एज स्पेशल क्लाइमेट ऑनवॉय। जॉन कैरी वाज अ वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल डिप्लोमैट। ही वाज आल्सो द यूनाइटेड स्टेट्स, वो वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और हार गए थे 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश से, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हुए हैं। वो काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन हैं, यानी कि जो बाइडेन ने बता दिया है स्पेशल क्लाइमेट ऑनवॉय बना के कि मैं बहुत सीरियस हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। इनफैक्ट जो उनका प्रपोजल था, ठीक है, जो उनका मैनिफेस्टो प्रपोजल है, वो $2 ट्रिलियन बाइडेन क्लाइमेट प्लान बोलते हैं उसको, और वो जो पाइपलाइन में वो बहुत एम्बिशियस है। ठीक है, उसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। और उसी टाइम पे एंटोनियो गुतेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इंटेंशन स्पेल आउट की है कि 2050 तक दुनिया को ही नेट जीरो बना देना चाहिए। कुछ बहुत सॉलिड एक्शन हो रहे हैं, है ना, लगातार चल रहा है। और एक लगातार अभी भी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि अगर क्लाइमेट चेंज पर इतनी बड़ी सुनामी आने वाली है, सारे कंट्रीज कंसर्टेड एफर्ट करने वाले हैं। 2021 में ग्लासगो में जब कॉप होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो हम कहाँ बैठते हैं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया, जो जैसे मैंने आपको इस कार्टून के थ्रू समझाया, पहले इंडिया को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझा जाता था कि हम बस एमिट करते हैं, हमारा कोई इकोनॉमिक कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है। बट आई थिंक वन ऑफ द प्राउड अचीवमेंट्स ऑफ द करंट रेजीम, वो जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके हिसाब से, विच वॉज रिकग्नाइज्ड बाय सुनीता नारायण ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो, is that this regime has wholeheartedly accepted climate change as a basic plank of its governance. ठीक है, especially in its commitments to the outside world. ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि अब हम डिफेंसिव नहीं है, हम खुद कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो हमने कहा है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कि हम जितना करेंगे वो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया केवल एक लौता कंट्री था पूरे G20 में, एक बेसिकली 14 इंटरनेशनल एनजीओज का कंसोर्शियम होता है, जिसमें IPCC भी एक मेंबर है। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी 1-2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि G20 देशों में इंडिया केवल एक लौता ऐसा देश है जो अपना टारगेट पूरा करेगा सही टाइम पे। ठीक है, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दी फ्रांस के साथ, है ना, और अब हम हर किसी देश को जाके इन्विटेशन देते हैं कि आप भी हमको ज्वाइन करो। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया जो है वो लिंचपिन इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस बन गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशंस की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमें थोड़ा और एमिट करना पड़ेगा, जो हमारी इतनी खतरनाक गुर्बत है, इतनी खतरनाक जो हमारी गरीबी है, उससे अगर हमको देश को ऊपर उठाना है तो हमको थोड़ा और एमिट करना पड़ेगा। हम सीधा एक खतरनाक कोल टैक्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, लोगों के ऊपर मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस में कितने प्रोटेस्ट हुए जब कार्बन टैक्सेस लगाए गए ना, क्योंकि लोगों की लाइवलीहुड्स पे फर्क पड़ता है। तो हमने कहा हम नहीं कर सकते, इतना जल्दी नहीं कर सकते, इसलिए ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ऐसे ऐसे देश हमारे पीछे आए हैं, फिर हमारे साथ आए, जिनके साथ हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करेंगे। तो इंडिया लिंचपिन बन जाता है इंटरनेशनल नेगोशिएशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और क्योंकि हमारा जो एडवांस आउटलुक है उसकी वजह से हमको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस, ठीक है, टू दिस, राइट, लिंचपिन। ऑलराइट, नाउ अब बाइडेन का प्लान क्या है? बाइडेन का एक बहुत क्लाइमेट ओरिएंटेड प्लान है, लेकिन उसका इंटरनेशनल रिलेशन से क्या लेना देना है? सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि वो पेरिस एग्रीमेंट दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ नहीं कि अब पेरिस में नया मतलब बिग ब्रदर दोबारा आ गया, बड़ा खिलाड़ी आ गया है, ठीक है, पेरिस में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है
कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन होगा वो अकेले नहीं किया जा सकता है, वो एक अकेला देश नहीं करेगा, वो बाकी देशों के साथ मिलके करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि बाकी देशों के साथ मिलके करना पड़ेगा तो यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के रेल्म में आएगा, ठीक है। उन्होंने कहा है कि वो कन्वीन करेंगे क्लाइमेट वर्ल्ड समिट, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो उनके मैनिफेस्टो से निकलती है कि वो एक क्लाइमेट वर्ल्ड समिट कन्वीन करेंगे, सभी ग्लोबल लीडर्स को इकट्ठा लाएंगे और उनके एग्जिस्टिंग टारगेट्स को इन्हांस करने की बातें करेंगे, ठीक है, कि हमने जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अवेल किए उससे भी आगे जाइए। तो एक वर्ल्ड समिट होने वाली है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि जो देश नहीं करेंगे ये, उनको क्लाइमेट आउटलॉज बोल के उनको शेम किया जाएगा। ऑलराइट, ये लाइक लिबरल स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी यही होती है, शेमिंग, है ना। उसके बाद इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया पे मैं आपको इम्पैक्ट इस बात से समझा सकता हूँ कि रिसेंटली ट्वीट आया था, जब पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट की, तो उनमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट शेयर किया था उन्होंने कहा कि शेयर्ड प्रायोरिटीज ऑन कोविड-19 पैंडेमिक जो अभी चल रहा है। दूसरा टॉपिक जो उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना हाई ऑन एजेंडा है क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, जिसको इसको आप पढ़िए चाइना, ठीक है। कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक मतलब चाइना, ठीक है, मतलब उसका लिटरल मतलब नहीं है, बट दैट्स व्हाट दे आर इंसिनुएटिंग, राइट। तो इट इज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट यूएस एंड चाइना वुड रीबिल्ड देयर क्लाइमेट पार्टनरशिप एंड दिस इज द ट्रबलिंग पार्ट। अभी तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब हो क्या है कि चाइना ने भी एकदम से टर्न अराउंड कर लिया है। अब चाइना भी कह रहा है कि अब हम भी क्लाइमेट पे बड़े एक्शन लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कोअर्सिव सा मॉडल है चाइना का। वैसे तो अपने लोगों को थोड़ा कोअर्स करते हैं, उनको पुश करते हैं, लेकिन चाइना और यूएस के जो एम्बिशंस हैं, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो फार एज द क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, वहां पर मेल खा रहे हैं। यानी कि चाइना और यूएस एक ही चीज चाहते हैं और इंडिया जो है वो थोड़ा सा अलग चीज चाहता है क्लाइमेट चेंज पे। तो हमको थोड़ी सी टेंशन यहाँ पे हो रही है कि कहीं चाइना और यूएस मिलकर इंडिया को साइडलाइन ना कर दें। ऑलराइट, तो ये पार्टनरशिप जो है ये इंडिया को प्रेशर कर सकती है ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स के लिए, ठीक है। और ज़्यादा हमें डर ये लग रहा है कि कहीं यूएस अपनी ट्रेड पॉलिसी को क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव से लिंक ना कर ले। कहीं यूएस ये ना कहे कि हम आपके साथ तभी ट्रेड करेंगे जब आप अपने ग्रीन हाउस एमिशंस कम करो, है ना। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे लिए प्रॉब्लम यह है क्योंकि हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हम जीएचजी एमिशन से डीलिंक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम एकदम से हमारी सारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर बहुत खतरनाक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते हैं जिससे हमारे जीएचजी एमिशंस कम हो जाए, ठीक है। तो अब हमारी ये थोड़ा सा क्लाइमेट ओरिएंटेड ही पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स में देखिएगा मैंने इन पे काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो हमारा बेसिकली अभी फोकस क्या होना चाहिए, हमको क्लीन एनर्जी प्रोग्राम से बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। हमको जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ 7-8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन लिख रहे हैं। जैसे सेंट्रल एशिया में लिख देंगे बुद्धिस्ट हेरिटेज, राइट, रिस्टोर करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो जो न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन है जहाँ पर भी जाओ आप क्लाइमेट चेंज की बात करो। अब हमको क्लाइमेट चेंज की बात करनी पड़ेगी जिस भी रीजन में हम जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको ग्लोबल पार्टनरशिप्स बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, ऐसे हमको प्रोटोकॉल्स के साथ बढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस हमको डेवलप्ड देशों को बोलना पड़ेगा कि आप हमको और पैसा दो, आपने प्लेज किया हुआ है। उन्होंने कह रखा है कि वो $100 बिलियन रेज करेंगे, उन्होंने किया नहीं। हम बोलेंगे कि भाई आप रेज करो और हमको अपने खुद के देश के अंदर भी फाइनेंस के लिए रेज करना है। एंड लास्ट but not the least, really not the least, is that we need sub-national climate action. ठीक है, one of the recent editorials in Indian Express basically talked about this. It said कि जब तक अभी देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें कोई क्लाइमेट चेंज का एंगल ही नहीं है। जब तक हम अपने खुद की पॉपुलेशन को ये नहीं समझाते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है और हर एक को कॉस्ट लगेगी, हर एक पे थोड़ी ना थोड़ी कॉस्ट आएगी, तब तक वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो हमको नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज बेसिकली द सेम टेक अवे
ऑलराइट, दैट आई टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक कंसेंसस बनाना पड़ेगा और कोऑपरेशन ऑन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हमको ये करना पड़ेगा, ऑलराइट. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटरफेस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑलराइट. अब ये दिस इज वन ऑफ द most brilliant, the most Bollywood things to go on in international relations, all right. So recently what happened is that this guy is a wolf warrior, all right. He's a Chinese foreign diplomat. He's the official spokesperson for the Chinese foreign ministry, all right. He tweeted this photo, all right. Here you can see an Australian soldier with and it's a gory image, right, with a knife to a child's throat who's holding a sheep. ठीक है, तो मतलब ये जो डॉक्टर्ड इमेज यानी कि जो फोटोशॉप्ड इमेज उन्होंने लाई थी उस पर प्राइम मिनिस्टर का, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स आया कि इट्स रिपग्नेंट, ये देखी नहीं जा रही है, क्या क्या वीडियो क्या ट्वीट है ये, ठीक है. तो अब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है ना. तो इमीडिएट कंसर्न मैं आता हूँ पहले तो मैं, ठीक है. तो बेसिकली हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस की एक रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 25 ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स कम से कम वर इन्वॉल्व इन मर्डर्स, लाइक इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम नहीं, मर्डर्स एक्टिवली किल्ड 39 अफगान सिविलियंस बिटवीन 2009 टू 2013. इनफैक्ट एक कल्चर था ऑस्ट्रेलियन आर्मी के अंदर, सीनियर ऑफिसर्स को कहा जा रहा था कि जो भी कैप्टिव्स हैं उनको मार दो ताकि उनको ब्लड किया जा सके, ऑलराइट. रिचुअलाइज कर दिया गया था मर्डर को, ठीक है. और इस चक्कर में फिर इन्होंने ये ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलियन जो सोल्जर्स हैं वो अफगानी बच्चों को मार रहे हैं, ठीक है. बट देयर इज ऑब्वियसली समथिंग मोर टू इट, राइट. दैट्स द मोस्ट इमीडिएट कंसर्न, बट दिस इज अ जियो स्ट्रेटेजिक इशू, ठीक है. ये टाइज डिटीरियोरेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया एक क्लोज अमेरिकन एलाय है, ठीक है. उनको ट्रेड और सिक्योरिटी में एक बैलेंसिंग एक्ट करनी है, ठीक. उधर ध्यान मत दीजिए, बस इधर फोकस कीजिए. 33% to 37% of Australia's exports go to China. यानी कि ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई ढंग का कमाना है तो उनको चाइना का मार्केट चाहिए, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स का एलाय है, यानी कि उनको सिक्योरिटी भी देखनी है, बिकॉज चाइना जो है वो ब्रेजनली एक्सपैंड कर रहा है साउथ पैसिफिक में, है ना. ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साउथ पैसिफिक रीजन है ना. तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी एक तरफ तो उनका ट्रेड है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी है, तो वो मैनेज कैसे करेंगे, यहां पर खेल चल रहा है, ठीक है. मैंने आपको जैसे बताया 33 to 37, दिस इज मोर रीसेंट फिगर. 39% ऑफ यानी कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट्स एंड अप इन चाइना, और ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज यानी ऑलराइट नेचुरल जैसे आयरन ओर वगैरह जाता है वहां पर, ठीक है. 2018 से ही बेसिकली हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में 5G रोल आउट जो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हुवे और ZTE को बैन कर दिया 5G नेटवर्क, यानी कि चाइनीज फर्म्स को कह दिया कि आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है. उसी साल ऑस्ट्रेलिया ने कुछ लेजिस्लेशन पास किए जिसके तहत जो वहाँ के चाइनीज ऑस्ट्रेलियंस हैं उनकी लिमिट, उनको तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इन ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स को थोड़ा लिमिट किया गया. ये इंश्योर किया गया कि चाइनीज मनी डज नॉट फ्लो इनटू ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स, ठीक है. ये कुछ लेजिस्लेटिव काम हुआ था. और जो सबसे बड़ा एपिसोड था विच वॉज फनी एंड सैड एट द सेम टाइम, वो ये था कि चाइना ने एक ऑफिशियल इंक्वायरी की मांग की पैंडेमिक में WHO पे के प्लेटफॉर्म में. उन्होंने कहा कि चाइना के इनएक्शन और WHO के इनिशियल इनएक्शन के ऊपर इंक्वायरी की जाए, और चाइना को रेज आ गया उस टाइम से. तो चाइना बिल्कुल नहा धो के पड़ गया है, चाइना पड़ गया नहा धो के ऑस्ट्रेलिया के पीछे, ऑलराइट. तो एक तो ट्रेड डिस्प्यूट है जो मतलब जो धीरे धीरे करके खिंचता जा रहा है, ठीक है. ट्रेड डिस्प्यूट कैसे है, चाइना ने उस कोविड-19 की कमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन मीट को बैन कर दिया, ठीक है. हैवी टैरिफ्स लगा दिए बाजरा पे, ठीक है, बार्ले पे, कहा कि आप ये नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो हम पे, ठीक है. उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने रिप्लाई किया, उन्होंने एंटी डंपिंग इंक्वायरी खोल दी चाइनीज स्टील पे, ठीक है. उसके बाद चाइना ने थोड़े टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोल इंपोर्ट्स बैन कर दिए, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारा कई मिलियन टन्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोल चाइना के पोर्ट्स पे खड़ा रहा, ठीक है. हालांकि अब वो लिफ्ट कर दिया है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ्स बढ़ा दिए, क्या बोलते हैं, चाइना ने टैरिफ्स बढ़ा दिए ऑस्ट्रेलियन वाइन्स पे, ठीक है. और ये तब हो रहा है जब चाइना और ऑस्ट्रेलिया RCEP के मेंबर्स हैं, ठीक है. मैंने आपको बताया था ना, RCEP हमने 2 क्लासेस पहले किया था. RCEP के मेंबर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी वो ट्रेडिंग बाब्स कर रहे हैं, ठीक है. जिस मैप से आपको ऑस्ट्रेलिया के रियल कंसर्न समझ में आएगी ना, वो ये है, ठीक है. ये है साउथ पैसिफिक.
जहां पर चाइना लगातार एक्सपैंड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे जो आइलैंड्स हैं वहां पर लगातार चाइना एक्सपैंड कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया इस रीजन को अपना बैकयार्ड मानता है। जैसे इंडिया, नेपाल और भूटान और श्रीलंका इस रीजन को अपना बैकयार्ड मानता है कि यहाँ पर हमको चाइनीज इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ये रीजन मेरा बैकयार्ड है, यहाँ पर हमको चाइनीज इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस चाइनीज स्पेंडिंग इन दिस रीजन एक रेस शुरू हो गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्पेंड कर रहा है? रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ठीक है, और बेसिकली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जैसे तो उनको जंग पे जाना है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेंडिंग है वो होती है एजुकेशन पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, हेल्थ पे। ठीक है, और चाइना जो नेबरहुड में है वो जियोपॉलिटिकल इशू है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसलिए अब आपको क्रक्स समझ में आ रहा है, ये है क्रक्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज डीपली concerned by advance of China in this region. All right, that's the crux of Australia's problem with China. All right, we would have gone into a lot more detail, but you don't need to. All right, और ऑस्ट्रेलिया की ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो यही है। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल कब सामने आया, जब जो फाइव आइज कोएलिशन जो हमने 2 क्लासेस पहले किया था, उसका ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, उन्होंने चाइना पे कमेंट किया कि ये जो हांगकांग में आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हांगकांग में, आई होप यू अंडरस्टैंड द इशू, लेकिन हांगकांग में जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो जिन डिप्लोमेट की मैंने बात की थी, उन्होंने ही कहा कि वेदर दे आर 5 आइज और 10 आइज, उनको हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5 आइज वाला जो एपिसोड हुआ था। ठीक है, ऑलराइट, सो देयर इज, यू कुड अंडरस्टैंड द टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा। राइट, ऑस्ट्रेलिया ट्रेड की तरफ जाएगा, क्योंकि ट्रेड देखिए, अगर 40% एक्सपोर्ट वहां जा रहे हैं और मान लो कल को कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और चाइना एकदम से कह देता है कि हमको बिल्कुल ही एक्सपोर्ट्स नहीं चाहिए आपके, तो ऑस्ट्रेलिया वुड सडनली बी एट अ लॉस। तो ऑस्ट्रेलिया को धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को अपनी रिलायंस ऑन चाइना कम करनी पड़ेगी, ताकि कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो डिपेंडेंट ना हो चाइना पे। इसलिए एक सप्लाई चेन इनिशिएटिव चला रखा है उन्होंने, इंडिया, चाइना और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के तीनों, कि हम जो अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको चाइना को सरकमवेंट करते हैं। ठीक है, और देखिए अब 2022 में ना इलेक्शंस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो इलेक्शंस में ये जो एंटी चाइना नैरेटिव है, दोनों पार्टीज, लेबर और कंजर्वेटिव्स, वहां पर ये बोलेंगे कि हम है ज़्यादा एंटी चाइना, वो बोलेंगे नहीं हम ज़्यादा एंटी चाइना है। ठीक है, और तो यानी कि ये अभी जो रेटोरिक है चलेगा, ये थोड़ा और टाइम चलेगा रेटोरिक। ठीक है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। ऑलराइट, एंड सो व्हेन यू टॉक टू ऑस्ट्रेलियंस दे से दैट द बेस्ट थिंग, जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में, वो ये हुई है कि हमारे पॉलिटिकल एलिट बिल्कुल यूनाइटेड हो गई है चाइना से डील करने में। चाइना, ऑस्ट्रेलिया फेमसली हर 2 साल में उनका प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है। ठीक है, कभी स्कॉट मॉरिसन अभी है, टोनी एबट थे, उससे पहले जूलिया गिलार्ड थी, मतलब बदलते रहते हैं। बट नाउ द इंटायर पॉलिटिकल एलिट इज यूनाइटेड अगेंस्ट चाइना। ऑलराइट, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लैश है, ये किस डायरेक्शन में जाता है, स्पेशली जब एक नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ऑलराइट, सो कीप अ ट्रैक ऑन दिस। ये कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, इट वाज जस्ट अ बेसिक स्टेटमेंट, बट वी शुड कवर इंडिया वियतनाम रिलेशंस। राइट, इंडिया वियतनाम रिलेशंस का एक क्वेश्चन बनता है, और ये वैसे भी काफी ओवरलुक्ड रिलेशंस रहते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली हुआ क्या था कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने वियतनाम को अश्योर किया कि हम आपकी डिफेंस फोर्सेस मॉडर्नाइज करने में मदद करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं। ठीक है, वियतनाम को अश्योर किया ये। ठीक है, और यहां से हमको एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम इंडिया वियतनाम रिलेशंस को अपनी ग्रिप में ले लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि बहुत पुराना रिलेशनशिप है हमारा वियतनाम के साथ, ठीक है, हिस्टोरिकल टाइज हैं, पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते हैं, खराब होते हैं, ठीक होते हैं, खराब होते हैं। सरप्राइजिंगली वियतनाम के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रांग रहे हैं दूर होने के बावजूद, और खराब नहीं हुए हैं कभी। ठीक है, कोई डिप नहीं आया हमारे रिलेशनशिप में। ठीक है, और अगर आपको वियतनाम का इशू समझना है तो आप ये मैप देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये पार्टली का वैनगार्ड बैंक है। चाइना ने थोड़े टाइम पहले यहाँ पर वैनगार्ड, ये है वियतनाम, देखिए ये वियतनाम है, चाइना के साथ बड़ा सा बॉर्डर लगता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे वैनगार्ड बैंक में रिसेंटली अप्रैल ऑफ दिस मंथ आई थिंक, चाइना ने वियतनाम की एक फिशिंग बोट उड़ा दी, सिंक कर दी। ठीक है, और वियतनाम जो है वो कोशिश कर रहा था कि, उन्होंने पहले तो कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, क्राइड फाउल। ठीक है, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद वो कोशिश कर रहे थे अपने बेचारेपन में कि चाइना जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए, दैट्स इट।
ऑलराइट। और वहाँ से आपको समझ में आता है कि अगेन जैसा ऑस्ट्रेलिया में केस था उसी केस की वजह से वियतनाम भी टेंशन में है, ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड ना हमें इस उनके इस एग्जैक्ट इशू को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम चाइना और वियतनाम की वॉर हुई थी तो वो एक सीरीज ऑफ बॉर्डर क्लैशेस थे, जैसे हमारे बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं वैसे ही बॉर्डर क्लैशेस थे 1980s में, ठीक है। जब बेसिकली हनोई ने खमेर रूज रेजिम को हटा दिया था उस टाइम, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट, बट हुआ गया था बॉर्डर क्लैशेस हुए थे। और बॉर्डर क्लैशेस में उस टाइम जो वियतनाम की जो आर्मी थी वो एक्चुअली बैटल हार्डेंड थी, उन्होंने अमेरिका को धकेला था पीछे, तो उन्होंने चाइना को भी पीछे धकेल दिया उस टाइम पे। लेकिन अब चाइना की जो मिलिट्री है वो बेटर ट्रेंड है, बेटर इक्विप्ड है, ठीक है। तो वियतनाम फील्स कि इस बार शायद सिनेरियो वैसा ना रहे, ठीक है। हमारे और वियतनाम के जो कल्चरल कनेक्शंस है ना वो सेकेंड एडी से जाते हैं, ठीक है। देखिए बाकी जो आसियान में जो बाकी देश हैं वहाँ पर जो हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं उनकी वजह से क्या है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा है। हालांकि इंडिया में वियतनाम में इस समय केवल 5,000 लोग हैं इंडियन, लेकिन फिर भी हमारे कल्चरल कनेक्शंस उनसे बहुत पुराने हैं। मॉडर्न टाइम्स में हमने वियतनाम की फ्रांस से इंडिपेंडेंस का जोरदार सपोर्ट किया था, बड़ा फेमस है हमारा सपोर्ट, ठीक है। हो ची मिन और गांधी को कंपेयर किया जाता है, हालांकि थोड़े से मतलब डिफरेंट है, लेकिन जो वियतनाम के फादर माने जाते हैं उनको कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। हमने वियतनाम का यूनिफिकेशन भी सपोर्ट किया था। हमने यूनाइटेड स्टेट्स से जब अमेरिका और वियतनाम की वॉर चल रही थी उस टाइम में हम वियतनाम के साथ खड़े थे, ठीक है। और सोवियत यूनियन के दोनों ही क्लोज एलाइज हैं, यानी कि हमारे जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं वो सोवियत यूनियन के साथ दोनों ही अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत पुराने कॉन्टैक्ट्स, राइट। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स वहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेहरू इज सिटिंग विद द वियतनामीज प्रीमियर, ऐसे बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स मिल जाएंगे क्योंकि हमारे बहुत लगातार कॉन्टैक्ट होते रहते थे, हाई लेवल विजिट्स लगातार होती रहती थी, ठीक है। और ज़्यादा मॉडर्न टाइम्स में 1992 में हमने इकोनॉमिक टाइज वगैरह अच्छे से बनाना शुरू किया। जब हमारी इकोनॉमी ओपन अप होनी शुरू हुई तब हमने अच्छे से उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू किया। और 2007 में हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दी हमने वियतनाम के साथ, ठीक है। जब भी हम किसी देश के साथ अपना अच्छा अलायंस करते हैं तो उसके साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना जाते हैं, ठीक है। हालांकि हम चाइना के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लेकिन फिर भी उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हमारे 2007 यानी कि पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस किस मुद्दे पे है? चाइना एंड चाइना, दैट्स इट। चाइना का जो थ्रेट है वो हमें भी इतना ही फील हो रहा है और वियतनाम को भी इतना ही फील हो रहा है। और वियतनाम की जो आर्मी और जो उनकी फोर्सेज हैं वो 1980s की, हमारी तो फिर भी कुछ मॉडिफाई हो गई हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमने $100 मिलियन का लोन दिया है वियतनाम को, वो 12 हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स के लिए जो लार्सन एंड टूब्रो बना रही है, ठीक है। उनको पेट्रोल बोट्स क्यों चाहिए? उनको अपना जो कोस्ट लाइन है वो क्या बोलते हैं उसको चेक रखने के लिए चाहिए, वो चाइनीज़ जो इंटरफेरेंस है उसको दूर रखने के लिए। मैंने आपको कोस्ट लाइन दिखाई थी वियतनाम की, ठीक है, कितना पास है चाइना से, ठीक है। और हम एक और $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन देंगी ताकि वियतनाम जो है वो हमसे इक्विपमेंट खरीद सके, ठीक है। हम एक्चुअली उनके साथ आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचने के कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। हनोई को एक्चुअली ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट आवर cooperation, our defense cooperation with Vietnam is actually at a very advanced level, alright? और जो आगे हो सकता है वो और भी एडवांस्ड हो सकता है, ठीक है। तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हमारी वियतनाम के साथ मिलन में होती हैं, ठीक है। और अब जो और होने वाला है वो ये होने वाला है कि 2021 में जब हम नॉन परमानेंट मेंबरशिप लेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वियतनाम भी एक नॉन परमानेंट मेंबर होगा। और हमारा पहले से ही एजेंडा सेट हो रखा है कि हम चाइना के अगेंस्ट पुश बैक करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो 2000 में हमारा $200 मिलियन, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रेड रिलेशनशिप क्यों आया था। बेसिकली आपको हर देश के साथ ना एक ट्रेड बास्केट का आइडिया लेना है कि हम उनके साथ ट्रेड करते क्या है, ठीक है, लेन देन होता किस चीज़ का है, ठीक है। और अभी $12 बिलियन का ट्रेड है हमारा, $200 मिलियन से उठ के $12 बिलियन का हो गया है। और आपको थोड़ा सा बास्केट का आइडिया ले लो कि हम इंपोर्ट क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ज़्यादा इंपोर्ट होता है। और हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, मीट एंड फिशरी प्रोडक्ट्स, कॉर्न, स्टील एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑलराइट। फॉर इंडिया, वियतनाम इज द 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर
और आसियान में 4th लार्जेस्ट है और हमारे $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ये पॉइंट्स भले ही आपको कितने ही ब्लैंड लगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, तो आपको टेक अवे अगर कोई देखना है, अगर आपको कंक्लूजन लिखना है इंडिया वियतनाम के रिलेशंस पे, तो आपको सबसे बड़ा पॉइंट जो हाईलाइट करना है वो ये करना है कि इंडिया और वियतनाम की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है ओवर चाइना। ठीक है, हमको भी चाइना से उतना ही थ्रेट फील होता है और वियतनाम को भी चाइना से ही उतना थ्रेट फील होता है। और वियतनाम जो है वो हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें ईस्ट मोस्ट पार्ट है। ठीक है, और मतलब ईस्ट मोस्ट पार्ट नहीं है लेकिन मतलब आसियान में काफ़ी ईस्ट पे है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस नज़रिए से। और जो चीज़ आप लिख सकते हैं दैट कुड एक्चुअली गिव यू हाफ अ मार्क एक्स्ट्रा इज दैट वी डिस्पाइट अ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, इतनी सारी कन्वर्जेंस के बावजूद भी हमें वियतनाम को केवल चाइना के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर चाइना के बिना भी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट इन आवर रिलेशनशिप का। ठीक है, और कंटिन्यूअस हाई लेवल विजिट्स जो चल रही हैं, ठीक है, जो चल रही हैं, लगातार हाई लेवल विजिट्स होती हैं लगातार। हम जब बेसिकली चाइना ने पेट्रोल बोट इनकी जब फिशिंग बोट को सिंक किया था तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई थी। हमने ओपनली कहा था कि हमने बातचीत की है और उन्होंने हमको सिक्योरिटी सिचुएशन का आइडिया दिया है। ठीक है, इंडिया बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन की भी बात करता है वियतनाम कोस्ट पे। ठीक है, बस एक्सप्लोरेशन और कुछ नहीं, टू मेक द चाइनीज अवेयर कि हम भी हैं वहाँ पर। ऑलराइट, सो this it should be your takeaway. I think you can write a decent answer on India Vietnam relations. Historically important है, security cooperation बहुत important है because of China convergence, हमारे strategic convergence है, oil exploration, vast coast, economic cooperation, और last में conclusion that we should not only look at China, look at Vietnam through the Chinese prism. उसके इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना ऑल्सो बहुत स्कोप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो लगातार। ऑलराइट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट देम डाउन इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कीप रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स। बाय बाय।